नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग संप्रेषण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के तत्व की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ दो चीज़ें और, एक संप्रेषण के प्रकार और संप्रेषण की बाधाएं। आज इन्हीं तीन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है संप्रेषण के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जब हम बात करते हैं तो कल हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक समरी करते हैं, फिर उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कल ये बात हुई थी कि हमारा एक कम्युनिकेशन सेंडर है, यानी सेंडर कौन है, सेंडर टीचर है। तो सेंडर के मन में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है और वह उस विचार के ऊपर सबसे पहले क्या करता है, वह उसका निर्माण करता है, यानी फॉर्मुलेट करता है, और फिर वह उसे इनकोड करता है, वह उसे लिखता है, या यूं कहें कि वह क्या करता है, वह इनकोड करता है। और वही इनकोड क्या होता है, वह संदेश बनता है, यानी मैसेज बनता है। और इसी मैसेज को क्या करता है व्यक्ति, वह प्रसारित करता है, यानी ट्रांसमिट करता है। तो अब ये जो सेंडर या टीचर, उसका जो विचार है, सेंडर या टीचर, इसका जो विचार आइडिया है, उस आइडिया पर निर्माण किया, उसे लिखा, इनकोड किया, वह संदेश के रूप में आया, और इसी संदेश को वो क्या करता है, वह प्रसारित करता है, जो एक माध्यम से, मीडियम, और वह मीडियम क्या होता है, वह साइन या सिंबल, साइन या सिंबल के रूप में जाता है। किसके पास, वह जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर कौन है, रिसीवर जब हम शैक्षिक संप्रेषण की बात करते हैं तो वह छात्र के पास जाता है, छात्र उसे डिकोड करता है। छात्र क्या करता है, डिकोड। अब यह डिकोड तीन रूपों में होगा। अगर वह रिटन मैसेज है तो वह उसे पढ़ता है, ऑडियोट्री मैसेज है तो वह उसे सुनता है, और फिगरल है तो वह उसे देखता है। यानी इस आधार पर वह क्या करेगा, छात्र मैसेज जो साइन और सिंबल के रूप में आया है उसे वह डिकोड करता है। और डिकोड करके वह क्या करेगा, डिकोड करके वह, जैसे कोई मैसेज आया, मैसेज को उसने पढ़ा, रिटन मैसेज है तो रिटन मैसेज के ऊपर वो क्या करेगा, वह पढ़ेगा, ऑडियोट्री है, सुनेगा, विजुअल है, देखेगा। तो उसके आधार पर वो क्या करता है, वह उसकी व्याख्या करता है, यानी इंटरप्रेट करता है। और फिर इंटरप्रेट करने के बाद वह क्या करता है, वह उस मैसेज को आगे की ओर बढ़ाता है। लेकिन इन आधारों पर, इस आधार पर क्या करता है, वह वही पूरी प्रक्रिया करेगा, चारों प्रक्रिया जो सेंडर ने किया था। क्या क्या चीज, वह उसका निर्माण करेगा, निर्माण करने के बाद वह उसे लिखेगा, लिखता है, फिर यह संदेश बनता है, यानी रिसीवर के द्वारा जो सेंडर को भेजा जाएगा संदेश, और फिर वह इसे क्या करेगा, वह इसे प्रसारित करेगा। और यही जो प्रसारित करेगा, यह फिर क्या होगा, वह माध्यम के साथ, माध्यम में पुनः वही साइन या सिंबल के द्वारा वह कहां पहुंचता है, वह टीचर या सेंडर के पास। तो यह जब पूरी चेन बनती है तब यह कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण होता है। कल हम लोगों ने इसका डिटेल में पढ़ा। अब इसी में आपके जो संप्रेषण के तत्व की बात करते हैं, इसी में सारे तत्व आपके मिल जाएंगे। जैसे
अब यहां आप देखेंगे सेंडर से लेके रिसीवर, फिर रिसीवर से लेके सेंडर, इनके बीच में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ये आपके एलिमेंट्स में आता है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वह तत्व में क्या होता है, वह है संप्रेषण संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट की बात हम करते हैं, संप्रेषण संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण। तो ये जो कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट है, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, अब संप्रेषण संदर्भ में चार चीजें आपकी आती हैं। कौन कौन सी? पहला आपका आता है भौतिक संदर्भ। पहला क्या आएगा? भौतिक संदर्भ, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो इसमें स्कूल, शिक्षण कक्ष, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्या आएगा? स्कूल आ जाएगा, कक्षा कक्ष आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? यह फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। फिर दूसरा आपका आता है सामाजिक संदर्भ, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ। अब सामाजिक संदर्भ की जब हम बात करते हैं तो कक्षा, विद्यालय का वातावरण, यानी कक्षीय वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, या आसपास जो सामाजिक दायरा है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, यह सामाजिक संदर्भ में जाता है। फिर तीसरा संदर्भ आपका आता है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। तीसरा संदर्भ क्या आएगा? तीसरा संदर्भ आपका है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात हम करते हैं तो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत औपचारिकता या अनौपचारिकता की बात आएगी। उसी तरह चौथा आपका है वो समय संदर्भ, टाइम कॉन्टेक्स्ट की बात हम करते हैं, समय संदर्भ। समय संदर्भ में तो ये कि दिन का समय, समय की अवधि क्या होगी, रात का समय होगा, यानी किस समय और कितनी अवधि, ये टाइम कॉन्टेक्स्ट या समय संदर्भ के। तो ये पहला एलिमेंट आपका होता है संप्रेषण संदर्भ, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। फिर दूसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण। अब इधर प्रोसेस को आप लोगों ने समझ लिया, अब जितने भी तत्व हैं यही आपके बनेंगे। तो इधर से हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो दूसरा आपका आता है संदेश का स्रोत, ये पहला था। दूसरा संदेश का स्रोत, दूसरा आपका है संदेश का स्रोत। तो इसमें व्यक्ति, शिक्षक, घटना, इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? व्यक्ति या हो सकता है स्रोत, शिक्षक है, और कभी कभी घटनाएं भी हमको संदेश दे जाती हैं तो घटनाएं एसेट्रा, ये क्या है? ये हमारे संदेश के स्रोत हैं। फिर तीसरे की बात हम करते हैं, ये दो हो गया। फिर हम तीसरा करते हैं तत्व जो सबसे प्रमुख है वह है संदेश यानी मैसेज। अब संदेश की जब हम बात करते हैं, मैसेज, तो वास्तव में संदेश क्या है? यह एक उद्दीपक होता है। यह क्या है? एक उद्दीपक। संदेश एक उद्दीपक होता है, यानी यह क्या है? एक स्टिमुलस है। अब उद्दीपक होता है तो यह मौखिक, लिखित या संकेत किसी भी रूप में चल सकता है। ये तीन रूपों में मुख्यतः, या तो मौखिक उद्दीपक का काम, उद्दीपन का काम करेगा, या लिखित उद्दीपन, या सांकेतिक उद्दीपन। तो एक प्रश्न यहां पे अक्सर बनता है कि कम्युनिकेशन में स्टिमुलस या उद्दीपन का कार्य कौन करता है?
तो वह उद्दीपन का कार्य संदेश करता है, मैसेज। और इसका अगला जो एलिमेंट है वह है आपका संप्रेषण का माध्यम। चौथा जो है वह क्या है? संप्रेषण का माध्यम। ये हमारा चौथा। तो संप्रेषण के माध्यम की जब हम बात करते हैं, चैनल, किस चैनल से ये गया है, तो माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती हैं, सेंसेस ऑफ परसेप्शन की बात हम करते हैं। तो माध्यम क्या है? माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती हैं। माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती हैं, सेंसेस ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं। माध्यम संवेदनाओं की बात जब हम के साथ जोड़ते हैं तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं। कौन है? माध्यम, संप्रेषण का जो माध्यम होता है। अब यह माध्यम 5 हमारी इंद्रियों के द्वारा होती है। जब संप्रेषण माध्यम की हम बात करते हैं तो ये किससे होता है? जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से क्या होता है? हमें परसेप्शन होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। अब 5 इंद्रियां हैं दिखने वाली। वो 5 इंद्रियां कौन सी हैं? वो 5 इंद्रियों में पहला दिखने वाली, विजुअल की बात हम करते हैं। पहली इंद्री दिखने वाली, चक्षु इंद्री, नेत्र इंद्री, ये है। फिर दूसरे की बात हम करते हैं, वह है सुनने वाली। दूसरी कौन है? सुनने वाली, श्रवणेंद्री। फिर तीसरा आपका आता है स्पर्शेंद्री, स्पर्श करने वाली, स्पर्श करने वाली। फिर चौथा आपका क्या होगा? स्वादेंद्री, यानी स्वाद। और अंत में आपका आता है गंध वाली, यानी घ्राणेंद्री, गंध। तो ये माध्यम आपका क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती हैं। यह प्रत्यक्षीकरण हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। 5 इंद्रियां, दिखने वाली, सुनने वाली, दिखने वाली नेत्रेंद्रिय या दृश्येंद्रिय, सुनने वाली श्रवणेंद्रिय, स्पर्श करने वाली स्पर्शेंद्रिय, स्वाद वाली स्वादेंद्रिय और गंध वाली घ्राणेंद्रिय। तो ये 5 जो हमारे मेन एलिमेंट हैं। इसके बाद फिर आपके जो एलिमेंट आते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इधर का इरेज कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रमुख आते हैं वह है संकेत या प्रतीक। वह क्या है? संकेत या प्रतीक। अब संकेत या प्रतीक की बात, यानी जो भी, जैसे मान लीजिए हम लेखन करते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी के सर जी आप लोगों को बताए होंगे कि जब हिंदी की बात हम करते हैं लेखन की और एक पठन की, तो वास्तव में अगर आप देखें तो लेखन और पठन में 2 चीजें आपको मिलेंगी। यहां पर 2 चीजें कौन कौन सी? एक आपको प्रतीक मिलेगा और एक आपको ध्वनि मिलेगी। अब प्रतीक को ध्वनि में निकालना पठन है और ध्वनि को सुनकर प्रतीक में परिवर्तित करना वो हमारा लेखन है। यानी आइडेंटिफिकेशन बच्चे को अगर होता है तो वह ध्वनि को सुनकर, जिसे हम आप डिक्टेशन, इमला, आलेख आदि कहते हैं। और बच्चा जो पठन करता है तो उसके सामने जो क ख ग या जितने भी ये वर्ण हमने लिखे हैं, जितने शब्द लिखे, ये क्या हैं? ये विभिन्न प्रतीक हैं, सिंबल हैं। और इन्हीं सिंबल्स के लिए क्या होता है? हर भाषा में कुछ अपने निर्धारित प्रतीक होते हैं और उन्हीं प्रतीकों को हम क्या कहते हैं? उसकी लिपि कहते हैं।
जैसे हिंदी की देवनागरी है, उसमें निर्धारित है इतने संकेत हैं, उन्हीं संकेतों के आधार पर ध्वनियों का निर्धारण होता है। तो ये प्रतीक संकेत या प्रतीक की बात हमने किया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई अगर अभी हम बैरियर की बात करेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर की, तो कुछ लोग होते हैं गुस्से में, देखिए बिल्कुल शब्दों को चबा कर बोलते हैं, अभी मैं बताता हूं। तो ये जो चबा के, अब यहां पे क्या है, ये कम्युनिकेशन बैरियर बाधक है, बाधा कर रहा है, क्योंकि वो शब्द आपके निकल नहीं रहे हैं। तो अब वो ध्वनि निकली नहीं जैसे ध्वनि प्रतीक के लिए होनी चाहिए, तो सामने वाला उसको सही से ग्राह्य नहीं करेगा और फिर उसका सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो प्रतीक या संकेत की बात करते हैं। फिर जितने खंड हमने पढ़ा था वो सारे खंड आप इसमें लिख लीजिए। एनकोडिंग, जो लिखने की बात किया। रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है, डिकोडिंग। इन सब के अलावा पृष्ठपोषण, फीडबैक जिसे हम आप कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं, और अंतिम है ग्रहण करता या छात्र। शैक्षिक संप्रेषण में कहें तो छात्र। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बेसिक या मेन जो कंटेंट के थ्रू हमने निकाला कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का, तो ये मेन एलिमेंट्स हमारे। अब अगला हम बात करने चल रहे हैं वो है क्या, कि संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। संप्रेषण के प्रकार को हम आप एक टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। इधर संप्रेषण के प्रकार, अब संप्रेषण के प्रकार में ये आपका शाब्दिक वर्बल, अशाब्दिक, ये वाणी युक्त वोकल, और ये वाणी रहित। इसी टेबल से हम कम्युनिकेशन के हर टाइप की चर्चा कर लेते हैं। तो अब यहां पर काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे ये वाणी युक्त है तो ये वोकल, ये नॉन वोकल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्बल, और ये नॉन वर्बल। अब बोले जाने वाले शब्द जितने भी हैं, बोले जाने वाले शब्द, या यूं कह दें कि मौखिक संप्रेषण जितना होगा, मौखिक, वो किसमें जाएगा, वाणी युक्त और शाब्दिक। यानी वह किसमें जाएगा, यह मौखिक जितना होगा संप्रेषण, या यूं कह दें कि बोले जाने वाले, ये हमारा किसमें जाएगा, वर्बल भी है। भाई जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, वर्बल है, और साथ में वोकल है, ध्वनि भी है, वाणी भी है, और शब्द भी है। वहीं अगर हम इसमें जाएं कि वाणी रहित और शाब्दिक, शब्द तो है लेकिन उसमें वाणी नहीं है, वोकल, नॉन वोकल है पर वर्बल है, या वर्बल है किंतु नॉन वोकल है। तो इसमें लिखित, जितना भी लिखित कम्युनिकेशन होगा,
जो भी लिखित कम्युनिकेशन होगा वह क्या होगा, जितने भी लिखित कम्युनिकेशन की बात करें या शब्द की बात करें वह इस खंड में आएगा। यानी जितना भी रिटन, जैसे चिट्ठी, किताब, नोट्स, भाई हम आप जैसे परीक्षा में हम आप सम्मिलित हुए, परीक्षा में हमको लिखित कम्युनिकेशन यानी हमारे सामने प्रश्न आया, प्रश्न का उत्तर हमको देना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोल के तो देंगे नहीं। वहां एग्जामिनेशन हॉल में आप जैसे बोलेंगे इन्विजिलेटर आपको डांट देगा, तो वहां हमको आपको नॉन वोकल वाणी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन वर्बल शब्द का प्रयोग करना है, तो वह इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जाएगा। फिर आपका आता है अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है पर वोकल है। इसमें आप चुटकुले सुनते हैं, ठहाका लगा के हंसते हैं, तो वो ठहाका लगा के हंसना जो आएगा, ठहाका लगाकर हंसना, ये किसमें जाएगा, वोकल है पर नॉन वर्बल है। आप दादी अम्मा नाना नानी या किसी से कहानी सुनते हैं तो हूं हां करते हैं कि नहीं, इसी को हूं हां कहें या हुंकारी भरना, हूं हां कहें या इसी को हम आप कहते हैं, सुनाने वाला कहता है कि हुंकारी न भरबे तो न सुनाई, यानी वो आपको कहानी सुना रहा है, आप हूं हां हुंकारी नहीं भरेंगे तो क्या करेगा, वो आपके सर को उठा के किनारे रखेगा कि बच्चा सो गया चलो। तो ये हुंकारी भरना या हूं हां करना। और दूसरी चीज चीखना, कभी कभी चीख निकलती है, उसमें शब्द नहीं होता लेकिन वाणी होती है, चीखना। तो ये सारे सब खंड किसमें जाएंगे, यह इसमें, यानी ये चीजें आपका इस पे प्रश्न भी आता है, ठहाका लगाकर हंसना, हुंकारी भरना, चीखना, ये किस प्रकार के संप्रेषण में आएगा, नॉन वर्बल, वोकल, किसमें जाएगा, यह नॉन वर्बल है लेकिन वोकल भी है, वोकल है पर नॉन वर्बल है। फिर एक आपका आता है कि वह ना तो वर्बल है यानी नॉन वर्बल है और साथ ही साथ नॉन वोकल भी है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसमें सबसे पहले तो हम आप मुख मुद्राएं, जो हमारी मुख की विभिन्न मुद्राएं हैं, ये कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम है। इन सब में सबसे सशक्त माध्यम यही है, नॉन वोकल नॉन वर्बल। फिर हमारे हाव भाव, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, अगर हम भाषा के ऊपर करेंगे तो वर्बल नॉन वर्बल, वाणी के ऊपर करेंगे तो वोकल और नॉन वोकल, और दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ज्यादातर आपके टेट और सीटेट में भी इससे प्रश्न फंसता है कि इसमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा 4 विकल्प देके कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ये तो था हमारा क्या, ये संप्रेषण के प्रकार या काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब आज कम्युनिकेशन में एक खंड की हम और बात कर लेते हैं, वह है संप्रेषण की बाधाएं। तो संप्रेषण की बाधाओं की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर कुमार ने इसको 4 भागों में, संप्रेषण बाधाओं को 4 खंडों में बांटा है। किसने, डॉक्टर कुमार ने, डॉक्टर कुमार ने 4 खंडों में बांटा। पहला उन्होंने कहा कि भौतिक बाधाएं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला फिजिकल बैरियर। फिर दूसरा कहा भाषा की बाधाएं, दूसरा भाषा की बाधाएं। फिर तीसरा बताया मनोवैज्ञानिक बाधाएं।
तीसरा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, अभी इस पे हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। और चौथा है पृष्ठभूमि की बाधाएं। चौथा है पृष्ठभूमि की बाधाएं। अब यहां बात आती है कि ये चार बाधाओं, चार समूहों में बांटा। कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात जो किया डॉक्टर कुमार ने। अब इन चार बाधाओं में आता क्या है। जब हम भौतिक बाधा की बात करते हैं तो भौतिक बाधा के अंतर्गत शोर, अदृश्यता, वातावरण, भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य, ध्यान का केंद्रित न होना, ये किस में आएगा, ये भौतिक बाधाओं में आएगा। वहीं जब हम भाषा की बाधा की बात करते हैं यानी लैंग्वेज बैरियर्स की बात करते हैं तो लैंग्वेज बैरियर में शब्दाडंबर होना, यानी शब्द का आडंबर, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं तो वो कम्युनिकेशन बैरियर संप्रेषण में बाधक का काम करता है। तो शब्दाडंबर का होना यानी शब्दों का आडंबर होना। भाषागत बाधाओं में अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, चबाकर बोलना, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक संकेत, ये भाषागत बाधाएं हैं। वही मनोवैज्ञानिक बाधाओं की बात हम करते हैं। फिजिकल के बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद फिर साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बैरियर की जब हम बात करते हैं तो पूर्वाग्रह। जैसे हम कभी कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि फला अमुक बंदा तो गलत काम कर ही नहीं सकता, यानी उसके प्रति एक हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स, एक ग्रंथि बन गई है, वो गलत कर ही नहीं सकता, वो गलत करेगा तो भी हम मानने को तैयार, या कि वो गलत ही करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा फिर भी हम कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो पूर्वाग्रह है। और वैसे ही पूर्वाग्रह पर हमारा कम्युनिकेशन भी ब्रेक होता है। तो पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान न दे सकना, गलत प्रत्यक्षीकरण, अधिक चिंतन या अपूर्त जिज्ञासाएं, ये किस में जाती हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाओं में। और पृष्ठभूमि की बाधाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्व कार्य, पूर्व स्थिति, पूर्व वातावरण, ये हमारा किस में जाता है, ये डॉक्टर कुमार के द्वारा बताई गई संप्रेषण के बाधाओं की बात की गई। और इनके अलावा भी बहुत और भी सारे बैरियर्स में काम आते हैं, होते हैं, जैसे पूर्व अनुभव है, संवेग भावनाएं हैं, पारिस्थितिक संदर्भ है, तो ये सब भी बैरियर की श्रेणी में आपके आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे और आज का अंतिम खंड होगा संप्रेषण के लिए, इस संप्रेषण की विशेषताएं या संप्रेषण की प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। तो इस पे एक एक बिंदु मैं बताते हुए चल रहा हूं, आपके सामने एक एक बिंदु आ रहा है। जैसे पहला, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, पहली विशेषता। फिर दूसरी विशेषता की बात हम बताते हैं, इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरी विशेषता कम्युनिकेशन या संप्रेषण की कि यह द्विवाही यानी टू वे प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, द्विवाही के साथ द्विध्रुवीय भी होता है, एक संदेश देने वाला तथा एक संदेश ग्रहण करने वाला। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक पक्ष जैसे विचार, संवेदना, भावना, संवेग, ये समावेशित होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन समावेशित होता है। भाई यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का संदर्भ सही ढंग से प्रत्यक्षीकृत नहीं कर पाता किन्हीं कारणों से, तो वही संप्रेषण, तो सही संप्रेषण, वहां पर सही संप्रेषण संभव ही नहीं है। और संप्रेषण के मुख्य चार कार्य हैं, कम्युनिकेशन के चार कार्य कौन कौन से, सूचना प्रदान करना,
निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना, प्रसारित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना और समन्वय स्थापित करना। और अंतिम विशेषता की बात करते हैं कि संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है और संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण का होना आवश्यक है। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन या संप्रेषण का आपका जो कोर्स का कंटेंट है ये उसका है। और अब अगला खंड हम लोग अगला चैप्टर लेके चलेंगे इसी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहायक सामग्री की। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।